आइए बच्चों, जीएसटी में आज अपन जीएसटी की लायबिलिटी कैसे डिस्चार्ज करते हैं उसका अपन एक बार ओवरव्यू देखते हैं। प्लीज आवाज नहीं, कोई आवाज नहीं करेगा। देखिए जीएसटी जो है ना वो वी है ना, इस तरह से बना हुआ है। पहले हम पढ़ते हैं कि जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। अगर मान लो 5 कंडीशन पूरी हो जाती है तो जीएसटी लगता है। 5 कंडीशन पूरी होते ही आप सबसे पहले अपना क्या करवाते हो, रजिस्ट्रेशन। और फिर आपके पास लायबिलिटी डिस्चार्ज करने के 2 तरीके हैं। एक तो है नॉर्मल स्कीम और एक कौन सी, कंपोजिशन स्कीम। आपके पास 2 स्कीम है। नॉर्मल स्कीम में हम लायबिलिटी कैसे डिस्चार्ज करते हैं, सबसे पहले हम गुड्स की क्या निकालते हैं, वैल्यू, और वैल्यू पर क्या लगाते हैं, जीएसटी। ठीक है, जिसको हम आउटपुट टैक्स बोलते हैं। उसमें से लेस क्या करते हैं, आईटीसी, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स। और ये पैसा आपको गवर्नमेंट को अगले महीने की 20 तारीख को पे करना होता है। वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो सेक्शन कौन सा है, 15, हाउ टू कंप्यूट द क्या, वैल्यू। अब आप अगर आप चाहो तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप कंपोजिशन स्कीम में जाकर भी अपनी लायबिलिटी क्या कर सकते हो, डिस्चार्ज। बट ये ऑप्शन उन्हीं लोगों के पास है जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़, 75 लाख या कुछ केस में 50 लाख से कम हो। यहाँ पे जो भी आपका क्या होता है, टर्नओवर होता है, उसका नोटिफाइड परसेंटेज से आपको गवर्नमेंट को अपनी जेब से पे करना होता है। इसको हम बोलते हैं कंपोजिशन टैक्स। क्या पे करना होता है, कंपोजिशन टैक्स, ये पे करना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूं कि हम वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसके बाद कंपोजिशन स्कीम में कौन से सेक्शंस है। बच्चों जब भी आप सेक्शंस पढ़ते हो तो सबसे पहले आपकी एक हैबिट होनी चाहिए, आप सेक्शन लिख लो। 15(1), 2A, 2B, C, D, E, 15(3)A और B, 15(4)A और क्या, B, और एक 15(5), सॉरी A और B नहीं है यहाँ पे, केवल 15(4) है। और एक सेक्शन कौन सा है, 15(5). एक वैल्यूएशन रूल्स आते हैं जो बट इंटर लेवल पे नहीं है, चाहे सीए इंटर हो या सीएम इंटर हो, वो नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं कंपोजिशन स्कीम की। किसकी बच्चों, कंपोजिशन स्कीम। इसमें सेक्शन आता है 10(1), 10(2)A, B, C, D और एक E। एक पॉइंट सेक्शन में नहीं आता बट मैं यही कवर करता हूं, वो मैं बता दूंगा। एक आता है प्रोविजो, एक आता है 10(3), एक आता है 10(4) और एक आता है 10(5). इसके साथ हमको वैल्यूएशन रूल 3, 4, 5, 6 और 7 ये रूल पढ़ने, ये हमको नहीं पढ़ना, ये हमको नहीं पढ़ना, ठीक है। बाकी हमारे रूल्स होते हैं। सबसे पहले हमको सेक्शन क्या पढ़ना है बच्चों, ट्रांजैक्शन वैल्यू पे जीएसटी लगेगा। किस पे लगेगा, है ना। ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल, मतलब जितने में सौदा हुआ, चाहे पेड हो या पेबल हो। बट अगर बायर सेलर क्या है, रिलेटेड है, या प्राइस इज नॉट अ सोल कंसिडरेशन, मतलब आपको कंसिडरेशन काइंड में मिला है, या पार्टली कैश, और तो फिर 15(4) बोलता है वैल्यू रूल्स के हिसाब से निकाली जाएगी। किसके हिसाब से, रूल्स 37 to 31। तो एक तो रूल्स कब देखने पड़ते हैं, जब बायर सेलर क्या हो, रिलेटेड हो, या प्राइस इज नॉट ए सोल कंसिडरेशन। प्लस कुछ नोटिफाइड सर्विसेज होती है। क्या होता है बच्चों, जैसे लॉटरी, बैटिंग, गैमलिंग, मनी चेंज, एयर ट्रेवल एजेंट, लाइफ इंश्योरेंस, सेकेंड हैंड गुड्स, और एक होता है वाउचर के थ्रू सप्लाई। ये नोटिफाइड जो सर्विसेज होती है, इनकी वैल्यू निकालने का ऑल्टरनेट तरीका है वो जो रूल्स में दे रखा है। और रूल्स है 31A से लेके कहां, 32, यहां पे अपन को देखना होता है। और तो ये हमको नहीं पढ़ने, कौन से रूल्स। एक 33 आता है प्योर एजेंट। क्या आता है बच्चों, प्योर एजेंट, ये हमको पढ़ना है। क्या आता है, प्योर एजेंट। अब सबसे पहले ट्रांजैक्शन वैल्यू 15(2) ये बोलता है अगर फॉलोइंग वैल्यू ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूड नहीं है तो इनको भी जोड़ा जाएगा। पहला है अदर लॉ का टैक्स। क्या बच्चों, अदर लॉ। अगर सप्लायर अपने रिसिपेंट से
जीएसटी मतलब वैल्यू के साथ अदर लॉ का टैक्स लेता है, फॉर एग्जाम्पल एक्साइज ड्यूटी, म्युनिसिपल टैक्स, इसको भी वैल्यू में जोड़ा जाएगा। बट जो जीएसटी लॉ का टैक्स होता है उसको वैल्यू में नहीं जोड़ा जाएगा। 15(2)(b, अगर सप्लायर का ऑब्लिगेशन कौन पे कर दे? रिसिपेंट। मैं सप्लायर हूं, यू आर रिसिपेंट, अगर मेरी कोई पर्सनल लायबिलिटी तुम पे कर दो तो वो वैल्यू में जोड़ा जाएगा, जोड़ा जाएगा। 15(2)(c, सप्लाई से रिलेटेड, सप्लाई से रिलेटेड क्या? ऑल इंसिडेंटल एक्सपेंसेस जो आपने सप्लाई के समय किए हैं, तो वो अगर आप लेते हो उनको भी वैल्यू में जोड़ा, डिजाइनिंग, पैकिंग चार्जेस, कलर चार्जेस, है ना, धर्मादा, वेइंगमेंट चार्जेस, किसी भी प्रकार का इंसिडेंटल एक्सपेंसेस जो होते हैं वो भी वैल्यू में जोड़ा जाएगा। अगर हम किसी को लोन देते हैं, एडवांस देते हैं या डिपॉजिट, उसमें सामने वाला हमको ब्याज देता है, तो लोन, एडवांस, डिपॉजिट देना वो तो ट्रांजैक्शन मनी, उस पर तो जीएसटी नहीं लगता। बट जो ब्याज होता है उस पर लगना चाहिए, बट एग्जामिनेशन चैप्टर में लिखा हुआ है नहीं लगता, तो इंटरेस्ट पे जीएसटी नहीं लगता। लेकिन अगर आपने कोई सप्लाई की थी उससे लेटर अगर आपने कोई इंटरेस्ट और पेनल्टी लिया है वो वैल्यू में जोड़ा जाएगा। ठीक है, यहां तक की बात। अगर सप्लायर को कोई सब्सिडी मिलती है, सप्लायर को क्या मिलती है? कोई सब्सिडी, ठीक है, जो प्राइस से क्या है? लिंक है, और अदर देन गवर्नमेंट, तो बताइए वो भी वैल्यू में जोड़ा जाएगा। तो अदर लॉ का टैक्स, सप्लायर का ऑब्लिगेशन, ऑल इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट और पेनल्टी रिलेटेड टू सप्लाई एंड सब्सिडी रिसीव other than government by the supplier which are linked from invoice will be part of the transaction value. डिस्काउंट, दो प्रकार के डिस्काउंट होते हैं, प्री और पोस्ट। ऐसे डिस्काउंट जो ऑन और बिफोर द सप्लाई दिए गए हैं, अगर आपने इनवॉइस में सेपरेटली शो किया है, इनवॉइस में वैल्यू में से लेस होगा, बैलेंस पे लगेगा। एक होता है पोस्ट डिस्काउंट, जब आपने सप्लाई की थी उस टाइम एक एग्रीमेंट था कि अगर ये कंडीशन पूरी हो जाएगी तो आपको क्या मिलेगा? डिस्काउंट। तो मान लो जुलाई में आपने सप्लाई की विद अ कंडीशन, उस केस में एक बार तो जीएसटी पूरी वैल्यू पे लग जाएगा। लेकिन मान लो फ्यूचर में अगर उसने कंडीशन पूरी कर दी, है ना, उस केस के अंदर जो आपने उसको डिस्काउंट दिया होगा, लेकिन आप जीएसटी तो पूरी वैल्यू पे दे चुके हो, तो आप सामने वाली पार्टी को क्रेडिट नोट इशू कर दो। क्या इशू कर दो? उस केस के अंदर आपने जो क्या दिया? पोस्ट डिस्काउंट, अब वो भी क्या हो जाएगा बच्चों? लेस हो जाएगा। लेकिन अब लेस बैक डेट में जाके नहीं होगा। मान लो आपने माल बेचा था अगस्त में और आपने पूरे 10 लाख पे क्या दे दिया? टैक्स। फरवरी में आपने 1 लाख का डिस्काउंट दे दो, आप पार्टी को 1 लाख का क्रेडिट नोट इशू कर दो, तो आपने जो पहले ज्यादा आउटपुट पे टैक्स दे दिया उतना आउटपुट का टैक्स आप माइनस कर लेना। क्या कर लेना? माइनस। बैक डेट में जाके फरवरी में। लेकिन ये माइनस तभी होगा जब प्रायर एग्रीमेंट हो। क्या हो बच्चों? और ठीक है, और आपका आउटपुट तभी लेस होगा जब रिसिपेंट ने भी अपनी आईटीसी क्या कर ली हो? कम कर ली हो। ये बात मेरा चैप्टर खत्म। ठीक है, इसके क्वेश्चन अपन ने क्लास के अंदर सॉल्व किए। अब आते हैं बच्चों कौन सी? कंपोजिशन स्कीम। देखिए बच्चों, कंपोजिशन स्कीम दो प्रकार की होती है। कंपोजिशन स्कीम क्या होती है? दो प्रकार की। एक होता है आप 100% गुड्स के सप्लायर हो। किसके सप्लायर हो? एक होता है गुड्स प्लस रेस्टोरेंट के सप्लायर हो। एक गुड्स प्लस रेस्टोरेंट प्लस लिमिटेड वैल्यू ऑफ सर्विस। क्या बोला मैंने? मतलब आपकी सर्विस एक दायरे में आ रही है। क्या आ रही है बच्चों? तो उस केस में आप बताओ कौन सी स्कीम के लिए एलिजिबल हो? 10(1). और 10(1) ये बोलता है, जैसे मान लो आपको 23-24 में कंपोजिशन स्कीम में जाना है, तो आपको टर्नओवर कब का देखना है? 22-23। अगर आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, 1.5 करोड़ या उससे कम है, तो आप 10(1) वाली स्कीम में जा सकते हो। यहां पे अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, कौन हो बच्चों? तो रूल नंबर 7 बोलता है अगर मैन्युफैक्चरर हो तो टोटल टर्नओवर का 1% कंपोजिशन टैक्स पे करोगे। अगर आप ट्रेडर हो तो टैक्सेबल टर्नओवर का 1% पे करोगे। और अगर आप रेस्टोरेंट वाले हो तो टोटल टर्नओवर का 5% पे क्या करोगे? टैक्स पे करोगे। समझ गए मेरी बात बच्चों? तो ये लोग जा सकते हैं। लेकिन बच्चों अगर आप कौन हो? 100% सर्विस के सप्लायर, या आप गुड्स प्लस सर्विस के सप्लायर हो लेकिन तुम्हारी सर्विस की वैल्यू लिमिटेड वैल्यू से ज्यादा है। बोर्ड पे ध्यान दीजिए, सर्विस की वैल्यू क्या है? लिमिटेड वैल्यू से ज्यादा है। तो आपके लिए 10(2)(a)
कि स्कीम क्या होगी, अप्लाई। और ये बोलता है कि अगर आपको 23-24 में कहा जाना है, इस वाली में, तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 50 लाख या उससे क्या है, कम है, तो आप कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हो। बट यहां रेट क्या होगी, 6%। दो स्कीम है, यहां रेट भी ज्यादा है और वैल्यू और लिमिट भी क्या है, कम है। लिमिटेड वैल्यू ऑफ सर्विस क्या होती है बच्चों, मान लीजिए आपका गुड्स का टर्नओवर है मान लो 40 लाख, गुड्स का टर्नओवर क्या है, और सर्विस का टर्नओवर है आपका 7 लाख, इसका टोटल लगाओ कितना, 47 लाख का 10%, 4,70,000 और 5 लाख, दोनों में से जो हायर है डेट इज कितना, 5 लाख। आपका सर्विस का टर्नओवर अगर 5 लाख से कम है तब तो आप यहां चले जाओगे, अगर 5 लाख से तो यार। अब इस क्वेश्चन में सर्विस का टर्नओवर 7 लाख है, तो 10(1) की स्कीम इस पे अप्लाई, वो 10(2) में जाएगा। वो कहा जाएगा बच्चों, 10(2). बोलो बच्चों, बात समझ में आ गई है। यहाँ पे 10(1) में 2 लिमिट होती है, 1.5 करोड़ की, 75 लाख। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय और सिक्किम, वहां 75 लाख का होता है, बाकी जगह क्या होता है, 1.5 करोड़। ठीक है। एग्रीगेट टर्नओवर में हमारी एक होती है आउटवर्ड साइड, सेल साइड, और एक इनवर्ड साइड। इनवर्ड चाहे आरसीएम वाली हो या एफसीएम वाली हो, टोटल में नहीं आएगा। और जो आउटवर्ड है, चाहे इंट्रा हो या इंटर हो, टैक्सेबल हो या एग्जेम्प्ट हो, ठीक है, चाहे डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई की हो, टर्नओवर में आएगा। न्यू मैजिक सप्लाई नहीं है, वो नहीं आएगा। और बोलो, और मतलब, और एक जो ट्रांजैक्शन मनी और सिक्योरिटी सप्लाई नहीं है, वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। आपने जॉब वर्कर को दिया, वो नहीं आएगा। एडिशनल प्लेस को दिया, वो नहीं आएगा। और लोन एडवांस डिपॉजिट का जो ब्याज होता है वो टर्नओवर में नहीं है। अदर लॉ का टैक्स टर्नओवर में आएगा, बट जीएसटी लॉ का नहीं आया। सेम लाइक जो अपन ने टैक्सेबल पर्सन में पढ़ा था। टर्नओवर निकाल में आ गया। अच्छा, अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो बच्चों 5-6 लोग ऐसे हैं जो कंपोजिशन स्कीम में जा ही नहीं सकते, भले ही आपका टर्नओवर इस लिमिट से क्या हो, कम हो। वो बता रहा है कौन, 10(2). क्या बता रहा है, 10(2). कौन कौन है वो 5 लोग जो इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं, गुड्स की या सर्विस की। नॉन टैक्सेबल गुड्स का सप्लायर, एल्कोहल और पेट्रोल। जो लोग इको के थ्रू गुड्स या सर्विस की सप्लाई करते हैं, जहां इको टी-शर्ट कलेक्ट करने के लिए लायबल है। नोटिफाइड गुड्स का मैन्युफैक्चरर। बच्चों, अपन ने ये बात टैक्सेबल पर्सन में पढ़ी थी, बट वहां पे ट्रेडर भी था, बट यहाँ केवल क्या है, मैन्युफैक्चरर। वहां पे इरिटेड वाटर नहीं था, बट यहाँ पे इरिटेड वाटर भी है, सोडा वगैरह। यहाँ पे बताओ 5 लोग नहीं आ सकते, नाम बताओ जो दूसरे स्टेट में गुड्स की सप्लाई करता है, नॉन टैक्सेबल गुड्स का सप्लायर, इको के थ्रू जो माल बेचता है, और क्या, नोटिफाइड गुड्स का मैन्युफैक्चरर, और सीआरटीपी, और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट। बोलो बच्चों, बात समझ में आ गई आपको। ये लोग जा ही नहीं सकते। अब बच्चों प्रोविजो, एक पैन नंबर वाले के 2 ऑफिस है, 2 ऑफिस है, वो एक ऑफिस के लिए कंपोजिशन में जाना चाहता है और दूसरे के लिए नॉर्मल में, पॉसिबल नहीं है। जाएगा तो दोनों में जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। फिर 10(2) आता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। 10(3) बच्चों, हम कंपोजिशन स्कीम में जाने के लिए पिछले साल का टर्नओवर देखते हैं। जब 23-24 में जाना तो 22-23 देखते हैं। मान लो 22-23 का टर्नओवर कम था, अब चले गए। अब हम 23-24 में अगर हमारा टर्नओवर 1.5 करोड़ को क्रॉस कर जाए तो हम उस दिन कंपोजिशन स्कीम से क्या हो जाएंगे, बाहर। मान लो 31 दिसंबर को 1.5 करोड़ को क्रॉस कर गया, तो 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक तो आप कंपोजिशन रेट से टैक्स पे करेंगे, और 1 जनवरी से मार्च तक नॉर्मल रेट से टैक्स पे करेंगे। क्या पे करेंगे? और जब तक आप कंपोजिशन स्कीम में हो, आपको ना तो कस्टमर से टैक्स लेना, ना आपको आईटीसी मिलेगी। 10(5) मान लो कोई आदमी कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं था, बट फिर भी वो कंपोजिशन स्कीम में चले गया और 1% से टैक्स दे दिया, इस पर रेट 12% ही, तो बताओ उस पर डिफरेंस का तो टैक्स वसूला जाएगा, और सेक्शन 73 और 74 की क्या लगेगी, पेनल्टी। बोलो बच्चे, बात समझ में आई नहीं आपको? बात समझ में आ गई? यहाँ पे एक बात और समझने वाली बात है, फर्स्ट सप्लाई। क्या बोला बच्चों मैंने? फर्स्ट सप्लाई अप्लाई होती है न्यूली रजिस्टर्ड पर्सन पे। किसमें बच्चों? इसमें यह है कि मान लीजिए आपने पहली बार जिंदगी में व्यापार करना क्या किया, स्टार्ट,
1 अप्रैल 22 से लेके 31/3/23 आपका 21-22 का टर्नओवर क्या है? 0 है। अब आपका मान लो 30 जून क्या 30 जून 22 को आपने टर्नओवर यहां पे 20 लाख को क्या कर गया? क्रॉस कर गया और आप पे 20 लाख की लिमिट थी। तो बच्चों यहां तक की जो सप्लाई होगी ना, इसको लॉ में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बच्चों? फर्स्ट सप्लाई। मान लो 31 दिसंबर क्या बोला मैंने? 22 को आपका जो टर्नओवर था, मान लीजिए वो 1 करोड़ कितना हो गया? 30 लाख। और इस पीरियड का जो टर्नओवर हो गया वो है 15 लाख। 15 लाख है। तो अब नाउ हम 2-3 क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएंगे कि क्या हम 23-24 में कंपोजिशन में जा सकते हैं? उसके लिए हम क्या देखेंगे? पिछला साल। अब हम पिछला साल क्या फर्स्ट सप्लाई को टर्नओवर में लेंगे? यस। जब टर्नओवर निकालने की बारी आएगी, क्या आएगी बच्चों? तो टर्नओवर में फर्स्ट सप्लाई को काउंट करेंगे। आपका टर्नओवर 1 करोड़ 65 लाख हो गया, तो आप अगले साल कंपोजिशन में नहीं जा सकते। ये तो एक बात हुई। लेकिन जब टैक्स देने की बारी आएगी, किसकी बारी आएगी? तो इस पार्ट पे टैक्स नहीं लगेगा, इस पे तो लगेगा कंपोजिशन रेट 1 करोड़ 30 लाख पे, इस पे लगेगी नॉर्मल। इस पे क्या लगेगी बच्चों? नॉर्मल। आइयो बात समझ में आ गई? तो बताइए, मैंने आपको 10 हाँ, तो देखो बच्चों, 1.5 करोड़ 75 लाख, 5-6 लोग कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते। एक ऑफिस दूसरा ऑफिस है ना, कंपोजिशन करंट जगह टर्नओवर क्रॉस करेगा तो बाहर हो जाओगे। और 10-4 जब तक कंपोजिशन स्कीम होना आईटीसी मिलेगी ना टैक्स लगाओगे, और अगर कंपोजिशन स्कीम मिले तो फिर भी चले गए तो आप पे क्या लगेगी? पेनल्टी। अगर मान लो ये तो था न्यूली रजिस्टर्ड पर्सन के लिए बताया था मैंने एक बात। अगर आप एग्जिस्टिंग पर्सन हो, क्या हो बच्चों, और आप कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहते हो, तो रूल 4 बोलता है आप जाओगे तो 1 अप्रैल से जाओगे। कहां जाओगे बच्चों? जैसे मान लो आपने पिछले साल आपका टर्नओवर 70 लाख था, 1 अप्रैल आ गई, आपने कहा नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। फिर जुलाई आई, मैं तो कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहता हूँ, वो पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल से आपको कंपोजिशन स्कीम में जाना पड़ेगा। रूल 5 बोलता है कंपोजिशन स्कीम वालों को 2-4 बातों का ध्यान रखना है। एक तो वो करंट ईयर में भी नोटिफाइड गुड्स का मैन्युफैक्चर नहीं होना चाहिए, और करंट ईयर से जस्ट पहले वाला साल है उसमें भी नोटिफाइड गुड्स का मैन्युफैक्चर नहीं होना चाहिए, है ना। दूसरी बात, वो अपनी दुकान के ऊपर लिखेगा क्या? आई एम क्या? कंपोजिशन स्कीम पर्सन। और जो इनवॉइस देगा उसमें भी लिखेगा क्या? कंपोजिशन स्कीम वाला हूं। और सीआरटीपी एनआरटीपी कंपोजिशन स्कीम में, ये रूल 5 बताता है। और रूल 7 आपको कंपोजिशन रेट बताता है। क्या बताता है बच्चों? कंपोजिशन। इस तरह से बच्चों ये चैप्टर था। इस चैप्टर में 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन, बताओ 23-24 में कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हो क्या? 22-23 का टर्नओवर देगा, क्या देगा बच्चों? अब आपको डिसाइड करना है क्या तो जोड़ेंगे और क्या नहीं जोड़ेंगे। इसके लिए आपको टर्नओवर की डेफिनेशन आनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन 23-24 में ही पूछेगा, बताओ आपका टर्नओवर 22-23 का कम था, 23-24 में आपने दुनिया भर की सेल की, बताओ सरकार को कितना टैक्स दोगे? बताओ, 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, बताओ क्या? या तो पूछेगा कि क्या तुम कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हो, उसके लिए 22-23 का टर्नओवर निकाल के आपको काउंटिंग करके बताना पड़ेगा। और या दूसरा क्वेश्चन, आप एलिजिबल थे, 23-24 में सरकार को कितना टैक्स दोगे। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कंपोजिशन स्कीम वाला अपनी आउटवर्ड सेल पे तो कंपोजिशन रेट से टैक्स देगा, लेकिन अगर उसकी कोई इनवर्ड सेल है, परचेज है आरसीएम वाली, उस पर तो नॉर्मल रेट से ही क्या देगा? टैक्स देगा। एक तीसरा क्वेश्चन आता है, कौन कौन पर्सन है जो कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है? उसका जवाब आपको देना आना चाहिए, 5 लोग। एक क्वेश्चन आता है जो अभी भी एग्जाम में आया, एक पर्सन के 2 ऑफिस है, क्या है बच्चों? एक नॉर्मल में और एक कंपोजिशन में, क्या वो पॉसिबल है? नहीं है। और एक फर्स्ट सप्लाई पे क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन बना के देगा, फिर आपसे पूछेगा बताओ कितने पार्ट पे क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। क्लियर बच्चों यहाँ पे? थैंक यू वेरी मच।